प्यार एक ऐसी चीज है जो मुझे मेरे कुत्ते से भी, मेरे बच्चे से भी, मेरे पति से भी समझ रहे? अब इसका एक दूसरा लेवल है जी, सिचुएशनशिप। मैं आपके साथ घूमूंगा भी, फिरूंगा भी, खाऊंगा भी, फिजिकली इन्वॉल्व भी होऊंगा, बट उस रिलेशन को कोई नाम नहीं दूंगा। आपको जरूरत ही क्या है एक पे टिकने की, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। पेरेंटिंग तो सदियों से गलत होती आ रही है हमारे देश में। अगर आप किसी के घर जाएं और उस घर में जाकर वो कहे कि ये घर का ध्यान आपने रखा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, बस ये ड्रॉर मत छेड़ना, आप पूरा घर भूल जाएंगे। चाहे सोने का बनाओ, आपका ध्यान ड्रॉर पे रहेगा कि इस ड्रॉर में क्या है। सेम थिंग हैपेंड विद सेक्स। अगर आप कुछ लड़कियों को देखें तो वो कहती हैं कि मेरे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी। नहीं बहन, तुम्हारे कपड़े छोटे, लेकिन जस्ट टू गेन फॉलोअर्स अगर मैं पहन रही हूँ तो वो गलत है। तो वो आप में और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि वो भी तो अदाएं दिखाकर ही ग्राहक ढूंढती है ना। कौन हो ये जज करने वाले कि उसकी वाइफ ने ही चीट किया? हार्दिक नहीं कर सकता जो करण जौहर के शो में बैठकर ये कह गया था कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल देता हूँ आज करके आया। रिसेंटली केस आया था मेरे सामने। वो बंदी इसलिए ट्रस्ट नहीं करती थी अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसके फादर ने बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था उसको, और उसकी माँ को ये बात मालूम थी, बट उसकी माँ ने वहां विरोध नहीं किया। तो उसका फादर वाइफ और डॉटर दोनों के साथ इन्वॉल्व था। आज का एपिसोड हमारा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं निधि जी, जिनके साथ हम आज ऐसी अनकही और ऐसी अनसुनी बातें करेंगे जो लोग जनरली बात नहीं करना चाहते जिन टॉपिक्स पे, या फिर डरते हैं कि हम ट्रोल हो जाएंगे। वही सारी बातें आज खुल के होने वाली हैं। सो आई वेलकम निधि जी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप और क्या अच्छा चल रहा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ और सब अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है बुरा कुछ नहीं होता, जो कुछ बुरा भी होता है उसमें भी कुछ अच्छा होता है। तो मैं अपनी सेकंड बुक पर काम कर रही हूँ। फर्स्ट बुक मेरी आ चुकी है जिसका टाइटल है लड़के रोते नहीं। सेकंड भी इस साल में आ ही जाएगी। लड़के रोते नहीं, यही टॉपिक क्यों चूज किया आपने? क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि लड़कों को ये कहा जाता है कि रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो मैंने कहा यार इनको क्यों नहीं रोना है। और मुझे इस सवाल का जवाब तब मिला जब मेरा खुद का बेटा हुआ। तो मैंने उसकी अपब्रिंगिंग करते हुए पाया कि जब हम छोटे होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों एक जैसे होते हैं। तो ये सोसाइटी कहीं ना कहीं या फिर पेरेंट्स इस डर में कि यार ये सोसाइटी का सामना जो है कैसे करेगा बड़ा होकर, अगर ये सॉफ्ट रहा, अगर ये रोया, या फिर इसने अपने इमोशंस छुपाना नहीं सीखा तो इसको तो सब खा जाएंगे। जबकि उल्टा होता है कि अगर लड़के बोलते नहीं है तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं जी। बट सोसाइटी के प्रेशर के कारण वो बाहर आके कुछ बोल नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं आज की तारीख में, कुछ लोग ने बात करना शुरू किया है कि लड़कों के इमोशंस की भी टेक केयर होना चाहिए जी। या फिर अभी एक एफएम पे किसी का शो भी आया था कि उन्होंने बोला था कि लड़के रोते नहीं, उनका भी ऐसी कुछ टॉपिक था। तो वहां से भी बात हुई और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात वहां से ज्यादा होना शुरू हो गई जहां से अतुल सुभाष का केस आया था। ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ की बात होना ये तो काफी लेट शुरू हुआ है, बट माएँ हमेशा अपने बेटों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती हैं। माएँ हमेशा कहती कि बेटा कुछ भी हो मुझे बता, कुछ भी हो मुझे बता। ऐसा नहीं है, बट प्रॉब्लम अगेन वही आती है कि वो बता भी देता है तो माँ के अलावा सब जज करते हैं। माँ के अलावा सब जज करते हैं। मुझे लगता है लड़कों की लाइफ में माँ से ज्यादा स्पेशल प्लेस किसी की नहीं होती है, और लड़के सबसे ज्यादा माँ के साथ ही डिस्कस करते हैं कि माँ ऐसा हो गया, माँ ये, माँ वो। इनफैक्ट मैं भी अब जब हम लोग घर जाते हैं तो मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा भी सबसे पहले माँ से आगे गले लगता है। बिल्कुल। तो ये है तो बहुत डेंस टॉपिक। तो ऐसा हमारी सोसाइटी में जनरली क्यों होता है? मतलब व्हाई बॉयज आर नॉट अलाउड टू क्राई? हमारी सोसाइटी शुरू से पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, जिसमें ये बताया गया कि जो मर्द है वो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है। अगर वही रो देगा तो फिर उस पर भरोसा कौन करेगा। आप भी आपके सामने मतलब ऐसा बॉडी शेमिंग नहीं करते, एक पतले दुबले लड़के को खड़ा कर दो और एक मस्कुलर लड़के को खड़ा कर दो, तो आप भी यही कहेंगे ना कि बेशक उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो पतले वाले में, बट आप ये कहेंगे कि हाँ यार ये मतलब मेरे को सिक्योर कर सकता है, सेफ रख सकता है। और या फिर एक ऐसे लड़के को जो रो दिया आपकी किसी बात पे, क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन अभी मेंटल हेल्थ की बात होना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये जरूर कहूंगी, क्योंकि वो बीच में हमारा टॉपिक रह गया था कि बहुत सालों तक महिलाएं प्रताड़ित रही, जिसके बाद फेमिनिज्म आया। अब फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लड़कों से बदला लेना है। आप कौन से लड़कों से बदला लेगी? ये सोसाइटी इन लड़कों ने नहीं बनाई है जो अभी हैं, ये तो बहुत पहले से बनी है ना। आपको इनसे क्यों बदला लेना है? ये तो इवन पहले वालों से फार बेटर है। ठीक है, मेरा पर्सनल ये डर है कि जो 100 सालों तक महिलाओं के साथ हुआ,
या 200 सालों तक महिलाओं के साथ हुआ और अब फेमिनिज्म आया, ऐसा ना हो कि 100 साल बाद हमें एक मैनिज्म लेके आना पड़े। तो ये तो फिर लूप चलता रहेगा ना। तो महिलाओं को पुरुषों से बदला नहीं लेना है, ना ही महिलाओं को फिजिकली आदमियों की बुराई करनी है या फिर उनके बराबर होना है, या फिर ये कि यार तुझे तो मैं पीट दूंगी रोड पे, तू आ जा। लड़के जैसे दंगा हो रही हैं आजकल लड़कियां, एग्जैक्टली हो रही हैं, वो तो फेमिनिज्म है ही नहीं ना। फेमिनिज्म क्या है कि पहले के जमाने पे पढ़ने का हक नहीं होता था, मर्जी से शादी करने का हक नहीं होता था, मर्जी के कपड़े पहनने का हक नहीं होता था। अब इसको भी लोग कह देंगे कि मर्जी के कपड़े पहनने दिए तो वो बिल्कुल ही उतार दिए उन्होंने, जो कि गलत है। आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए, हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा निर्धारित होती है। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, और जब औरतों की बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हुई तो फेमिनिज्म या फीमेल इक्वालिटी या फिर ये सब आया। लेकिन अब ये इतना एक्सट्रीम नहीं हो जाना चाहिए कि उल्टा लड़कों को फिर उसकी जरूरत पड़ने लग जाए। Exactly. और मुझे ऐसा लग रहा है धीमे धीमे वही ट्रेंड आते जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत शो हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया यूज ज्यादा लड़के करते हैं। और लड़कों के साथ कोई भी एक केस हो जाता है तो वो बहुत हाईलाइट होता है। अभी आपने देखा होगा कि एक 20 साल की लड़की को उसके फादर ने गोली से उड़ा दिया, क्योंकि वो लव मैरिज करना चाहती थी, और उसने एक वीडियो बना के वायरल किया जिससे पुलिस उसके घर पे पहुंची और पुलिस के सामने उसके बाप ने उसकी बेटी को मार दिया। बेटा होता तो शायद नहीं मार, क्योंकि बेटी घर की इज्जत होती है, बेटा इज्जत नहीं होता। नहीं, ऐसा मानना नहीं है अभी तक। तो टायर 2 जो सिटीज हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर अगर आप फीमेल्स देखें, वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, वो डांस नहीं करती, पूरे गांव से कोई 1 या 2 निकल आएगी। तो वहां पर महिलाओं की स्थिति अभी भी ऐसी है जहां पर उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, जहां पर उनके घर में पानी की सुविधा नहीं है, उनको दूर दूर से लाना पड़ता है, जहां पर वॉशरूम्स की सुविधा नहीं है। तो हमारे साथ इशू पता है क्या है कि हम ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े। समझ रहे हैं आप बात को? चाहे वो पढ़ाई की समस्या हो, चाहे वो घर की समस्या हो, चाहे वो लड़कियों की समस्या हो, चाहे वो शादी की समस्या हो, हम चाहते हैं कि ये समस्या मुझे नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं सबको इग्नोर कर दूंगा। मेरे पास इतना पैसा हो कि ये समस्याएं मुझे ना आए। लेकिन अगर आप अभी भी गरीब क्षेत्र देखें, ग्रामीण क्षेत्र देखें, मुंबई, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर से बाहर निकल कर देखें, तो अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत हद तक खराब है, जो कि परिवार की इज्जत बचाने के कारण बाहर नहीं आते हैं मुद्दे। तो जैसे अतुल सुभाष का केस आपने देखा होगा, बहुत हाईलाइट हुआ। मैं कहती हूँ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी ने गलत किया और अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी को जो ट्रोल किया गया, उसके साथ साथ हर फीमेल के कमेंट सेक्शन में उसको ये कहा गया कि सारी औरतें अतुल सुभाष की पत्नी जैसी हो। अगर एक औरत का रेप होता है तो हर आदमी रेपिस्ट नहीं है ना। एग्जैक्टली, सिंपल। मैं आपके पॉइंट को टोटली बाय करता हूँ। क्या आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं वो 1% वर्ग फीमेल्स में ऐसा है जो कि इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उस कारण से लड़के भी परेशान होते हैं? सर 1% है, लेकिन 90% लड़के भी तो थे ना इतने सालों से, जो महिलाओं का शोषण हो रहा था। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। वो क्या होता है, एक रबर बैंड देखा आपने, एक साइड से मैं पकड़ूंगी, एक साइड से आप पकड़ोगे, आप उसको खींचोगे, मैं छोड़ दूंगी, आपको आगे लगेगा और बहुत जोर से लगेगा। तो जब एकदम से फ्रीडम मिलती है तो उसका मिसयूज भी होता है। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं मिसयूज नहीं कर रही, 1% क्या 1 से ज्यादा % भी कर रही होंगी, बिल्कुल कर रही हैं। हमने भी फेक केसेस देखे हैं, लेकिन उनकी वजह से ये उनके साथ कितना गलत होता है जो एक्चुअली प्रताड़ित हैं। जैसे हम मतलब बैक कैमरा भी बात कर रहे थे कि मेरी एक कजन सिस्टर हैं जिनकी शादी हुई, और मतलब शादी अच्छे घर में हुई, लड़के में कोई कमी नहीं, लेकिन उस लड़के का अपनी ही सगी भाभी से अफेयर चल रहा है। अब वो लड़की 3 साल अपने बर्बाद कर चुकी है उस लड़के को ये समझाने में कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम प्लीज सुधर जाओ, या तो अलग रह लो या फिर इस आदत को छोड़ दो। लेकिन वो लड़का नहीं मान रहा है। तो अब वो लड़की वापस घर आके एलिमनी ही तो मांगेगी, क्या करेगी? दहेज का केस ही तो करेगी। उसके पास और क्या हथियार है? लड़की की ही तो इज्जत खराब होती है ना, पब्लिक के लिए वो प्रूव नहीं कर पाएगी इस चीज को। एग्जैक्टली। और लड़के की इज्जत भी नहीं खराब होती ना सर, क्योंकि हमारे तो दोनों कंधों पे, एक पे मायके की एक पे ससुराल की है, हम तो दोनों को उठाकर चल रहे हैं। इसलिए अब ये पता नहीं कितना है, या मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता, बट पहले बोला जाता था कि ससुराल से आपकी लाश ही आनी चाहिए वापस, या हमने मूवीज में भी डायलॉग्स कई बार देखे हैं, सुने हैं, और ऐसा होता भी था पहले कि कुछ भी हो यू हैव टू एडजस्ट, आप ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते। जो रिबेलियस लड़की होती थी, थोड़ी सी जिद्दी होती थी, तो उसको विदाई के वक्त ही कहा जाता था कि ये जो अपनी अकड़ है, तुम्हारा गुस्सा है, ये चौखट पर बाप की पे छोड़ के जाना और ससुराल से लड़कर वापस मत आना।
मुझे ऐसा लगता है इसीलिए भी बहुत ज़्यादा क्राइम हुए कि छोड़ी हुई बेटियों को परिवार में वापस अपनाया नहीं गया। और अब ये देखो, किसी भी चीज़ को आप, जैसे हमने रबर बैंड का एग्जांपल दिया है, किसी भी चीज़ को आप बहुत देर तक प्रेशराइज़ करोगे तो वो एक दिन तो बदला रिटेलिएट लेगी। करेगी, हाँ। बट मैं अभी भी ये कहती हूँ कि अगर हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, हम एक दूसरे के साथ खड़े साथ रहें। में। कि जब किसी महिला के साथ गलत होता है और कोई महिला देखती है या कोई भी पुरुष देखता है, तो दोनों को समान तरीके से उसको वो करना चाहिए। किसी पुरुष के साथ गलत होता है और मुझे दिख रहा है तो मैं उस पुरुष की साइड लूंगी, बजाय इसके कि मैं एक गर्ल हूं तो मैं गर्ल की साइड लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि सच में लड़के और लड़कियां इक्वल हैं? नॉट फिजिकली, हम्म, बट अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों में इक्वल हैं। हम्म, और इक्वालिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि यार, मैंने जैसे आपको कहा कि कॉलेज में जाके मुझे दंगे करने हैं सही बात है। या मुझे रोड पे पिस्टल लड़ाई करनी चाहिए है, या हाँ। मुझे बाइक चलानी हाँ, है। अगर मेरा मन है तो मैं चला भी चला सकती सकते हूँ, हैं, हाँ। बट क्योंकि मेरा भाई चला रहा है मुझे इसलिए नहीं चलानी है, क्योंकि मेरा भाई जीन्स पहन रहा है मुझे इसलिए नहीं पहननी है। अब कोई लड़की अगर नहीं चाहती कि वो सर पे पल्लू करे और उससे जबरदस्ती करवाया जाए, लेकिन लड़का वहीं शॉर्ट्स में घूम रहा है, जैसे बहू घर में आती है तो बेटा शॉर्ट्स में घूम रहा है, बहू को कहा घूंघट जाता है करे, घूंघट करे, साड़ी और पहने। ससुर खुद शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, तो फिर वहां पर तो फिर दोनों की मर्यादा होनी चाहिए ना, सिर्फ अकेले लड़की की घूंघट करे। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंटिंग की मिस्टेक है? गलत पेरेंटिंग हुई है उस लड़की की, तो इस कारण से लड़का वहां पे स्टैंड नहीं ले रहा है अपनी वाइफ के लिए? नहीं, पेरेंटिंग तो सदियों से गलत होती आ रही है हमारे देश में, क्योंकि पेरेंटिंग सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है, अगर आपको पता हो तो। क्योंकि पेरेंटिंग फिर आगे सोसाइटी चेंज भी करती है। जैसे अभी राइट। जो सोसाइटी चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है? पेरेंटिंग से हो रही है। क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है वो अपने घर में अपने पिता को, अपनी माँ के साथ जो व्यवहार करते करते देखता है, जो देखता है। सलूक करते देखता है, वो समाज में वही फैलाता है। एक बच्चा है जिसको आप बचपन से बेटे को लाड प्यार से ये सिखाते हैं कि तेरे को तो ना, मैं किसी चीज को ना नहीं करूंगा, तू जो कहेगा मैं जान देने को तैयार हूँ। वहीं बेटी को ये कहते हैं तू स्कूल नहीं जाएगी। समझ रहे हो? क्यों? बहुत बहुत जगह होता है, तू ओके, स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं, ओके। ठीक है? तुम ये नहीं कर सकती, तुमको ना सिर्फ अब जो करना है, घूमना है, फिरना है, पति के साथ करना है, और तुम बेटा पहाड़ों पे जा रहा है, तो उस लड़की के दिमाग में क्या रहेगा? वो फिर आगे जाके अपनी लड़की को खुली छूट देगी कि यार ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और उधर जो लड़के की माँ होगी और जो लड़के की बहू आएगी, वो उसके साथ उल्टा व्यवहार करेगी कि मुझे कोई छूट नहीं मिली ना तो तू करके दिखा। कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ व्यवहार हुआ होता है, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम उसका बदला अपने से कमजोर वाले से लेते हैं। माँ को अगर पिता पे गुस्सा आता है तो अपने बच्चे पे थप्पड़ उठाती है, Right. पति को नहीं मार पति को नहीं सकती। मार समझ सकती। रहे हो? तो ये सदियों से पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है। तो क्या इसी कारण से चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो प्रॉब्लम्स है आज की तारीख में, क्योंकि हम जब बचपन में छोटे थे तो हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती हमने नहीं सुना था, बट पिछले 5-10 साल में ये चीज बहुत निकल के आ रही है कि भाई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशंस हो रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको इन्हीं सब कारणों से ये सब चीजें निकल के आ रही हैं? मुझे लगता है ये सब बहाने हैं। ओके, कुछ हद तक ये सही है, कुछ हद तक बहाने। हमारे माँ बाप हमें कूट देते थे बिल्कुल, जरा हम सी भी बहुत गलती पिटे हैं। करने पर, है ना? तो हमने उनसे कभी उनको अपना दुश्मन नहीं माना। आज जब हम उसको, अगर आप भी पीछे जाकर सोचते हैं कि यार उस वक्त अगर मेरी माँ ने मुझे इस चीज पे नहीं टोका होता या मेरे पिताजी ने ये चीज मुझे बिना मांगे दिला दी होती, तो शायद मैं उतनी मेहनत नहीं मेहनत करता। नहीं करता। मुझे लगता है कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा और ये जो नई नई टर्म्स आ गई है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को ना गुमराह करने के लिए हैं कि तुम ना अपनी नाकामयाबियों और निकम्मेपन का ब्लेम इन पे डाल इन पे दो। डाल दो। दूसरी बात की पहले शादियां होती थी जल्दी। अब मेरी माँ 15-16 साल की उम्र में माँ बन गई। अब उसको क्या अकल थी? अब मैं उसको इल्जाम लगाती रहूं उस पे। मेरे पिताजी महज 22 या 23 साल के थे, उन पे मैं ये इल्जाम लगाती रहूं कि तुमने मेरी परवरिश सही नहीं उतना की। मैच्योरिटी लेवल ही नहीं था उस समय उनका। 22-23 के बाद तो आपको फिर अकल आनी शुरू हो गई, आपने क्यों नहीं अपनी जिंदगी सही की? सही बात उन है। तो माँ बाप को माफ कर देना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारी पेरेंटिंग में ये बहुत होता है कि माँ बाप भगवान होते हैं। नहीं, माँ बाप को तुम सिर्फ इंसान भी मान लो ना, वही बहुत है। माँ सारा दिन काम करती रहती, कौन सी भगवान सारा दिन काम करती बेचारी। तो उनको इंसान मान लेना बहुत जरूरी है और उनको माफ कर देना बहुत जरूरी है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन ये याद रखते हैं कि उस टाइम आपने मुझे ये नहीं दिलाया था, या उस टाइम आपने मुझे ये नहीं करने दिया था, या ऐसा बोल दिया था, तो वो भी गलती कर सकते हैं। उनको माफ कर देना बहुत जरूरी है, और जब हम माफ कर देंगे हमारा इनर चाइल्ड अपने आप हील हो जाएगा। बट कई बार माफ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा फिजिकल अब्यूज, हाँ, ऐसी बातें, न्यूडिटी, ऐसी ऐसी चीजें देख के बैठा हुआ होता है बच्चा कि उसको
वो ट्रस्ट खो देता है, उसको लगता है कि नहीं यार रिलेशनशिप सब बेकार है। तो क्या ये सही है? ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? अब जैसे आपने कहा कि कुछ केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है सारे इंडियन पेरेंट्स बेकार हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, मैंने तो खुद बताया आपको कि एक आदमी ने अपनी 20 साल की बेटी को पुलिस के सामने गोली मार दी। ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को बेवजह पीटते हैं, जो पेरेंट शराब पीते हैं। अब शराबी का बेटा शराबी बने, ये तो शराबी के बेटे पे डिपेंड करता है। वो अपने आप को सुधार भी तो सकता है ना। मैंने यही कहा कि आपको एक वक्त के बाद इतनी समझ आ जाती है कि आप अपने पेरेंट्स को माफ ना कर पाओ तो एटलीस्ट उनकी बुरी आदतें ना अपनाओ। समझ रहे हो? बहुत सारे पेरेंट्स इनफैक्ट होंगे ऐसे जो चाइल्ड अब्यूज करते हैं, या पिताओं ने बेटियों का रेप किया है, या फिर बिना बात के मार दिया, या फिर कुछ भी गलत हुआ उनके साथ। लेकिन एक एज के बाद तो आपको इतनी समझ आ जाती है ना कि आप उनको माफ कर पाओ या उस चीज से आगे बढ़ पाओ। उसके बहुत सोल्यूशन है, जैसे आप भी बहुत सारी चीजें करते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग की, या बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जिनसे आप हील हो सकते हो। अगर आप नहीं होना चाहते और आप पास्ट में ही पड़े रहते हो तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। रिसेंटली केस आया था मेरे सामने जी। वो बंदी इसलिए ट्रस्ट नहीं करती थी अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी क्योंकि उसके फादर ने बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था उसको। और उसकी माँ को ये बात मालूम थी, बट उसकी माँ ने वहां विरोध नहीं किया। तो उसका फादर वाइफ और डॉटर दोनों के साथ इन्वॉल्व था, और बेटी के साथ थोड़ा फोर्सफुली इन्वॉल्व था। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी और हमेशा अपने हस्बैंड से भागती थी। बाद में जब वी केम टू नो कि ऐसा हुआ, वी डन द काउंसलिंग। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या बोलना है, क्या करना चाहिए? मैंने वही कहा ना, माँ बाप को भगवान नहीं कह सकते ना, माँ बाप भी तो इंसान ही है। माँ बाप गलत भी होते हैं। दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र था, पर वो ऐसे माफ कैसे करे लड़की? माफ नहीं करे ना, उससे वो तो भूल ही नहीं पाएगी, बट उसको फिर वही हीलिंग वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कहते हैं ना कि मेरे पिता ने मुझे बाइक नहीं दिलाई इसलिए मैं ट्रॉमा में हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया था इसलिए मैं ट्रॉमा में। अरे असली ट्रॉमा ये होता है, लोगों के साथ ये भी हुआ है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो जो फैंसी टर्म्स हैं उनको यूज करके अपने निकम्मेपन पे वो मत करो, जस्टिफाई मत करो। बहुत बहुत सारे केसेस नहीं होंगे ऐसे जिसकी आपने बात की, लेकिन जो केसेस हैं वो बहुत ही ट्रॉमेटिक हैं, उनको हीलिंग की जरूरत है। हर पर्सन को इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। जी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑफिसेज में लड़कियां लड़कों का बहुत यूज करती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस? दोनों तरह की लड़कियां होती हैं। जैसे मैं मैरिड हूँ और मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब बंदा ना काम की बजाय ये देख रहा है कि मैं इसे पटाऊं कैसे। मैं सीधे शब्दों में बोल रही हूँ। या फिर जैसे हम किसी स्टेज पे जाते हैं या किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, वो वर्क प्लेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां पर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है कि आ गई अब इसको पटाएंगे, और सारे लड़के उसी रेस में लग जाते हैं। ठीक वैसे ही कुछ % लड़कियां होती हैं जो ऑफिस में जाती हैं और वो सोचती हैं कि अब मैं शॉर्टकट कैसे लूं। अब उस शॉर्टकट के लिए वो या तो सीनियर बंदे को फंसाती हैं, या फिर जो काम नहीं करना चाहती वो अपने जो इक्वली लेवल पे होता है उसको फंसाती कि इससे अपना काम निकलवा लिया जाए। तो ऐसी भी लड़कियां होती हैं। ना सारे लड़के बुरे हैं, ना सारी लड़कियां अच्छी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा ही नहीं होना है। मेरी हर स्टेटमेंट में, हर कविता में, हर कहानी में आप यही पाओगे कि लड़के और लड़कियां आर नॉट ऑपोजिट जेंडर, वी आर जस्ट डिफरेंट जेंडर्स। बट कई बार क्या होता है कि लड़कों को है ना वो रेड फ्लैग्स मिलते रहते हैं, पर इसके बाद भी लड़के भावना में बह जाते हैं। आपको क्या लगता है, सही है? लड़कियों की सिक्स सेंस थोड़ी तेज होती है, उन्हें हमेशा पता होता है कि कौन सा लड़का हम पे ट्राई कर रहा है। लड़कों को बेचारों को ये नहीं पता, थोड़े बुद्धू होते हैं। मैं आप मानिएगा इस बात को। वो शायद वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्मोनल लोचा होता है लड़कों के साथ ना, वो अवॉइड कर देते हैं ये सिग्नल्स। लेकिन लड़कियों की सिक्स सेंस और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। बट ये पैटर्न्स आज की तारीख में दिन पर दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? धोखा देने वाले, छुपाने वाले। जैसे मेरा लास्ट ऑफिस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें था कि लड़की का बॉयफ्रेंड था, बट वो हाइड करके रखा था उसने कि मेरे ऑफिस में किसी को पता ना चले। तो मोमेंट पता चल गया तो उसने फिर ये रूमर उठाया कि नहीं नहीं मेरा तो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। जी जी। और फिर वो वहां पे वो ट्राई मारने की कोशिश कर रही है। ऐसे बहुत ज्यादा होता है और उसके कारण लड़का डिप्रेशन में चले गया। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, मैगी ला के देती हूँ मैं आपको, ठीक है?
आप मैगी के 2 स्पून खाएँगे, उसके बाद मैं एक लड़के को बोलूँगी कि पिज़्ज़ा लेके आ। आपका तुरंत शिफ्ट होगा ध्यान, आप मैगी साइड में रख के पिज़्ज़ा पे चले जाएँगे। पिज़्ज़ा खत्म नहीं हुआ होगा, आपने जस्ट खाना ही शुरू किया होगा, तो आपको लगेगा कि आपकी कोई इटालियन या फ्रेंच डिश है, कोई फ़ेवरेट वो आ गई है, आप उसको साइड में रख के उस पे मूव हो जाएँगे। तो आजकल रिलेशनशिप को लोग इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें लड़के और लड़कियाँ किसी का कोई कम या ज़्यादा योगदान नहीं है, दोनों का बराबर योगदान है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैगी के बाद पिज़्ज़ा मिल गया, पिज़्ज़ा के बाद कुछ और मिल गया, अवेलेबिलिटी, है ना? कि हर कोई अवेलेबल है। आपने अभी थोड़ी देर पहले आप ओपन मैरिजेज़ की बात कर रहे थे, भाई मैरिड लोग भी अवेलेबल हैं। आपको ज़रूरत ही क्या है एक पे टिकने की, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आप सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो और इसी वजह से जो प्यार शब्द वो तो खत्म ही हो गया है। अब पहले एक ज़माना था कि कहते थे हमारे माता-पिता का कि महबूब रूठ गया है, चलो शाम को जाकर उसे मनाया जाए। अब ये दौर है कि चलो रूठ गया तो रूठ गया, रूठने दो। नई डीएम रिक्वेस्ट देखकर नया महबूब बनाया जाए। एक से लड़ाई हुई, फटाफट अपना उसने मेरे को ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया, मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ। दूसरे को मैसेज किया, दूसरा उसको पता है लड़के को या लड़की को जिसको भी आप मैसेज कर रहे हो कि भाई अब मौका है मेरे पास अच्छा बनने का। वो बड़े पैम्परिंग और बड़ी तारीफों वाले, यार तुम जैसी लड़की के साथ या तुम जैसे लड़के के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? फिर आपको अच्छा लग रहा है ना? आपको ये नहीं पता कि तकरीबन 70% हम सब लोग सेम हैं, सब लोग सेम हैं। जो 20-30% फ़र्क है वो हल्का सा है अपब्रिंगिंग का, सोसाइटी का, घर का, है ना? साइकी हम सबकी सेम है। एक वक़्त के बाद जब आप नई-नई गाड़ी लेते हो तो आप उसपे 4 बार कपड़ा मारते हो दिन में। सेम वैसा ही रिलेशनशिप्स के साथ होता है कि एक वक़्त के बाद आपको लगता है कि यार ये मेरा, ये कहाँ जाएगा? आप थोड़ा-सा ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई थोड़ा-सा रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि यार स्पार्क कम हो रहा है तो आप दूसरे पे जंप कर जाएँ। आप एक-दूसरे से बात कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए और कंटीन्यूअसली एफर्ट करते रहिए। क्या आपको लगता है कि आजकल कपल्स में हुँ, मेजरली जो डिस्टेंस क्रिएट होते हैं, हुँ। वो ईगो के कारण हो रहा है ईगो आजकल? बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली लिखा था कि कुछ रिश्ते आजकल इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक-दूसरे को माफ़ करना भूल जाते भूल हैं। जाते हैं, राइट। कि मुझे क्यों करना है यार माफ़? मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है ना, और मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ और मैं तो इतना कमाता हूँ कि मुझसे तो कोई भी पट जाएगा। पटाना तो मोटिव होना ही नहीं चाहिए ना भाई, निभाना मोटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो विज़न है वो यहीं तक है कि पटाना है। अब पटाने के बाद निभाना भी तो है, निभाने पे किसी का फ़ोकस नहीं है, ये हम दिक्कत है। लोग जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हुँ, हमारी एज उसकी, जी, जनरेशन की, जी, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ, कि जो मदर्स होती थी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती थी फादर के ऊपर, जी। ठीक है? मतलब वो वही उनका वर्ल्ड है। हुँ, जैसे ही पापा घर पे आए तो तुरंत हुँ, चाय हुँ, सर्व हो रही है, बाकी हुँ, चीज़ें हो रही है, खाना टाइम से लग रहा है, तो वो हुँ, सब छोड़-छाड़ के फादर इज़ द प्रायोरिटी। बिल्कुल। बट आज वो चीज़ कहीं न कहीं खत्म होती चली जा रही है। क्या ये सोशल मीडिया के कारण हो रहा है, ईगो के कारण हो रहा है, या ऑप्शंस बहुत है पर इसके क्या कारण हो आपको रहा है? नहीं लगता कि फादर वाज़ प्रायोरिटी वाज़ बैड थिंग? अकेले फादर प्रायोरिटी क्यों? वो जो औरत बेचारी सुबह से शाम तक पिस रही है घर में, वो किसी की प्रायोरिटी क्यों नहीं है? बच्चे अपना ऑफिस जा रहे हैं, आते ही माँ की प्रायोरिटी बच्चे हैं, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पति ऑफिस जा रहा है, आते ही माँ की प्रायोरिटी बच्चा है, तो वो औरत किसकी प्रायोरिटी है बेचारी? नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा और वो जी। करता हूँ। जैसे मेरे फादर थे, हुँ, अभी मतलब वो अभी भी हेल्प करते हैं। हुँ, तो मेरे फादर मदर को हेल्प करते हैं पूरी-पूरी। हुँ, बट वो प्रायोरिटी में इस सेंस में कह रहा हूँ कि लगाव था उनका। अब आ गए हैं तो ही इज़ नाउ बैक। मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सॉर्ट ऑफ हुँ, दैट, कि भई साथ में बैठ के चाय पीते थे वो लोग। मैंने देखा है अपनी आँखों से कि सही साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। रात को सोने जाने से पहले डिस्कशंस हो रहा है कि भई क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। हुँ, तो दे आर स्पेंडिंग टाइम। हुँ, या कुछ ऐसा नहीं है कि कभी किसी बात पे डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। हुँ, बट वो डिसएग्रीमेंट रात को अगर हुआ तो अगले दिन हमको देख के नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ होगा या हुआ था। हुँ। बट आजकल चीजें बहुत खिंचती चली जाती हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको आजकल का नाम देना ही नहीं चाहिए। ओके। चीटिंग वाज़ ऑलवेज़ अ चॉइस, हम्म। लॉयल्टी वाज़ ऑलवेज़ अ चॉइस। ओके। अभी डिफरेंस बस इतना है कि चीज़ें पता चल जाती हैं। पहले भी लोग चीट करते थे एक-दूसरे पर, लेकिन लॉयल्टी एक चॉइस होती है। बहुत कम करते थे क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी। औरतें घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, घर के अंदर कोई आता नहीं था, ठीक है? आदमी को भी इतना ज़्यादा ना सोशल मीडिया था, ना ईज़िली एक्सपोजर ही नहीं वो था सीधा उसको। जाके एकदम से किसी औरत से कोई कह सकता था कि यार मुझे तुमसे दोस्ती करनी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है। तो धीरे-धीरे बातें होती हैं, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल या उस पे पहुँचता है। तो लॉयल्टी हमेशा से चॉइस रही है, चीटिंग हमेशा से चॉइस रही है। हमारी जनरेशन के माँ-बाप की बात कर रहे हैं, हम भी तो इसी जनरेशन में, हम किसको चीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हमेशा हर दौर में आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप चीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी ना हम माहौल को या चीज़ों को ना बस ब्लेम कर देते हैं, लेकिन करना हम चाह रहे होते हैं। तो लोग खुद करना चाहते हैं चीट, क्योंकि अब अवेलेबिलिटी है तो कर पा रहे हैं। कुछ लोग कर नहीं पा रहे थे तो वो निभाए जा रहे थे। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि माफ़ कर देना, हम सभी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आज आप नए बंदे के पास जा रहे हो, 20 दिन बाद या 1 साल बाद आपको वो भी ऐसा ही लगेगा। फिर उसको छोड़ के तीसरे के पास जाओगे, फिर चौथे के पास, तो ये तो चलता रहेगा। आप कब सेटल होगे? किस पे रुकोगे? कमी आप में है। क्या 2 दिन में आई लव यू बोल देना प्यार है? नहीं, आई लव यू तो आजकल तो आई लव यू मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे सॉरी होता था कि वो गलती तो मुझे बार-बार करनी है। आई लव यू तो मुझे रोज़ बोलना ही है, कभी आज इसको तो कल उसको। तो आई लव यू तो मीन ही नहीं करता ना। ये तो शब्द है, केवल खोखला शब्द है बहुत। तो फिर कैसे एक लड़की या लड़के समझे हुँ। कि सच में प्यार है? कितना वक़्त वो आपके कि साथ है। इन्फैचुएशन है वो? क्या वो लव है या वो हुँ। इन्फैचुएशन है? इसके बीच में वो कैसे अंतर समझ में? आपने एक बात सुनी होगी अभी कि एक इंसान से हम अपनी लाइफ में 2 बार प्यार में पड़ते हैं। एक बार जब हम उससे मिलते हैं, एक कुछ साल बाद आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, 40-50 के बाद एकदम से बहुत गहरा प्यार हो जाता है। वो दोनों की सारी कमियाँ देख चुके हैं। तो रिश्तों में अभी यही हो गया है कि जब आप शुरू में मिलते हैं तो आप अपनी अच्छी-अच्छी साइड दिखाते हैं। जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं तो आपको उसकी कमियाँ भी पता चलती हैं। वो सोते हुए खर्राटे लेता है ये भी पता चलते हैं। राइट। वो कौन-सा पजामा पहन के सोता है ये भी पता चलता है। तो जब आप उसकी सारी कमियाँ जान लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। अब आप मुझसे 2 घंटे मिले हैं, 1 घंटे में मुझे क्या पता आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मुझे क्या पता आप कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं? लेकिन आप मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि मैं पी रही हूँ। मुझे लगेगा यार बंदा कॉफ़ी पी रहा है, मुझे भी कॉफ़ी पसंद है। तो आजकल ना वो फिट करने के लिए अपने आप को लोग बहुत 24 घंटे के लिए या 25 घंटे के लिए शो ऑफ कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हमें दूसरे की डार्क साइड्स पता चलती हैं, उनके एंगर इश्यूज़, उनके ट्रॉमाज़, उनकी कमियाँ, जब ये पता चलता है तब हमें समझ में आता है कि ओह शिट! ये तो गलती हो गई। कंपैटिबल ही नहीं है मेरा ये। एग्ज़ैक्टली, तो वक़्त देना बहुत ज़रूरी। रिश्ते सिर्फ़ वक़्त माँगते हैं और प्रॉब्लम ये है कि हम वक़्त के सिवा रिश्तों को सब दे देते हैं। पैसा, दिखावा, गिफ्ट्स, वक़्त नहीं। क्या गिफ्ट देना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ रोज़ दो। बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट देना तो सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट तो वक़्त होता है ना, पहले वक़्त दो। अब सोने के पिंजरे में एक चिड़िया को मैंने रख दिया और उसके बाद जब मैंने पिंजरा खोला तो वो उड़ ही नहीं पाई क्योंकि वो भूल चुकी थी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप वक़्त दो ना, या उसकी जो स्ट्रेंथ है उनको एक्सप्लोर नहीं करने दो, जो वो करना चाहते हैं रिश्ते में, चाहे वो आदमी चाहे औरत है, वो ना करने दो और फिर आप कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो एक दूसरे को ग्रो करने का नाम है कि हम एक दूसरे के साथ ग्रो हो रहे हैं। मैं तुम्हारी वीकनेसेस को समझता हूँ और मैं उन पे काम करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूँगा कि तुम उन पे काम करो, और एक वक़्त के बाद हम दोनों इक्वल आ जाएँगे। जैसे मेरी जब शादी हुई तो मुझ में पेशेंस बहुत कम है और मेरी आवाज़ भी बहुत तेज़ है। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल, मैं 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर पाती, मैं 70 फ़ोन कर देती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे अब मेरी आदत चेंज हो गई और मैंने सच में खुद को पाया, मैंने कहा यार मैं कितना बदल गई, मैं इसके जैसी हो गई और वो मेरे जैसे हो गए। तो ये चीज़ें बदलती हैं, लेकिन वक़्त तो दो ना यार। लोग वक़्त नहीं देना चाहते हैं। आजकल के जो कपल्स हैं, हुँ। वो सिर्फ 2 मिनट में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हाँ, ये मेरे लायक है, ये मेरे पैरामीटर से मैच हो रहा है। अगर ये मेरे पैरामीटर से मैच हो रहा है तो ठीक है, फिर मुझे आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और फिर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद उनको लगता है कि नहीं यार, जो मैंने सोचा था ऐसा नहीं है। तो फिर वापस डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। पैरामीटर चेंज हो गए ना सर, पैसा और लुक्स, खत्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है अब? लोगों की इमोशंस की वैल्यू नहीं बची। सिर्फ पैसा ही और लुक्स ही रह गई हर चीज़। सर पहले के जो रिश्ते होते थे, अरेंज मैरिजेस होती थी, उनमें क्या शुरू में इमोशंस इन्वॉल्व होते थे? आपको क्या लगता है? बहुत ही नहीं। प्रैक्टिकल डिसीजन होते थे कि लड़का अच्छा कमाता है, लड़की सुंदर दिखती है, दैट्स इट। किसी भी इंसान के साथ आप रहोगे, अगर वो आपको प्रताड़ित नहीं करता है, आपको ऐसे घोट के नहीं रखता है, दम घोट के नहीं रखता है कि यार तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, किसी से भी प्यार हो जाता है, पता है आपको? आप कर सकते हो प्यार। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्राइटेरिया होगा, इसी से होगा। प्यार का ये मतलब है कि आप सबसे करो यार, जो भी आपके आस-पास है। वो जो इश्क होता है, जो आप बात कर रहे हैं, वो इश्क होता है कि नहीं मिला तो भी चल गया या दिल टूट गया। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे कुत्ते से भी है, मेरे बच्चे से भी है, मेरे पति से भी है। समझ रहे तो इश्क होना हो? चाहिए या प्यार होना चाहिए? इश्क तो बहुत ऊपर की चीज़ है, वो आपको मिले ना मिले फ़र्क ही नहीं पड़ता, और जिसको इश्क हो जाता है वो सबसे प्यार करता है। जिसको एक बार इश्क हो गया एक इंसान से, वो चाहे उसको मिला नहीं मिला, वो अब हर सिचुएशन में खुश है। वो सबसे प्यार करता है, जो उसके जीवन में आ जाए। जिस जनरेशन के हम हैं, हुँ, हमने देखा है कि कैसे लाइफ
एनालॉग से डिजिटल आई है। आपको ध्यान होगा जब हम छोटे थे तो ऊपर एक एंटीना लगा रहता था, छत पे जाके हम उसको एडजस्ट करते थे कि आया टीवी पे सिग्नल आया, राइट। उसके बाद फिर फोन आने शुरू हो गए, फिर एसटीडी पीसी हुआ करते थे, वहां जाके हम फोन करते थे। उस समय जो प्यार होता था, क्रेविंग वाला मीठा सा प्यार होता था कि हम सिर्फ देखने जा रहे हैं कि छत पे वो खड़ी है, इतनी दूर से देख के छुपके से देखने जा रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, मिस कॉल मारेंगे, तेरे को 2 मिस कॉल मारेंगे तो तेरे को फोन उठाना है। उसको दिख रहा है कि फादर है वहां पे, फोन नहीं उठा सकती है, उठा सकता। तो ऐसे कनेक्शन बिल्डअप होते चले जाते थे और उस कारण से जो आप इश्क बोल रही हैं उसकी डेप्थ क्रिएट होती चली जाती थी। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में वो डेप्थ कहीं ना कहीं मिसिंग है लोगों में, इसलिए लोग इतना कनेक्टेड नहीं हो पाते एक दूसरे से? मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, अगर आप मैगी खा रहे हो और मैं पिज्जा नहीं लेके आऊंगी तो आप खुशी खुशी मैगी खा लेंगे। समझ रहे हो आप? पहले हमें वक्त लगता था, पहले हम देखते थे अच्छा लगा, फिर 2-4 दिन पीछा करते थे, फिर 10-15 दिन में नाम पता चलता था, फिर हम कहीं ना कहीं नंबर छोड़ते थे, वो भी लैंडलाइन का, और कहते थे कि एक मिस कॉल मार के छोड़ दूंगा, डायरेक्टरी में ढूंढते थे, है ना। तो 2-3 महीने तो आपके उसी में पेशेंस देख रहे हो आप, 2-3 महीने बीत गए, साल भी बीत गया, फिर नंबर पता चला, तो ऑब्वियसली वो चीज बढ़ती थी, गहरी होती थी। अभी तो एक दिन में तो सब होके अगले दिन कुछ नया हो जाता है। मैंने कहा ना, जिस चीज को वक्त दोगे वो फूलेगी फलेगी, चाहे ये पौधा है, चाहे मैं हूँ, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे बच्चा है, चाहे कुछ भी है, जिस चीज को आप वक्त दोगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। आज की जनरेशन में जो एक पहले मूवी आई थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हाँ जी, वो बहुत ट्रेंड कर रहा है। क्या रिश्तों की लाइफ इतनी छोटी होती जा रही है कि सिर्फ बेनिफिट्स ही काउंट करना है हमको और बाकी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते? पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। जिसमें आप बेनिफिट्स ढूंढ रहे हो फ्रेंड ही नहीं है, वो आपने बेनिफिट के लिए एक रिश्ता बनाया है। और लोग इस नाम पर आजकल अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसमें आपने फायदे ढूंढ लिए वो दोस्ती कहाँ बची? दोस्ती तो वही होती है ना जिसमें आप कोई फायदा नहीं देख दोनों रहे, कमिटेड नहीं और कोई नुकसान नहीं देख रहे, क्लैरिटी है कि भाई हमसे फिजिकली इन्वॉल्व होने यहाँ पे आए हैं। तो वो तो पता है क्या, रिश्तों को खराब करने का। अभी मैं यही देख रही हूँ, डैडी शब्द को खराब कर दिया भाई, भाभी शब्द को खराब कर दिया। ये तो रिसेंट इंसिडेंट है, एक लड़का जिम में वर्कआउट कर रहा था, उसके फोन पे पूजा भाभी का कॉल आया। पूजा भाभी ऑब्वियसली उसके भाई की वाइफ। एवरी बॉय स्टार्टेड लाफिंग कि पूजा भाभी लिखा है, तो भाभी शब्द को खराब कर दिया, बुआ शब्द को खराब कर दिया। तो हम ना कहीं हर चीज को, अपनी जो संस्कृति है या जो हमारे रिश्ते हैं उनको स्पॉइल करते जा रहे हैं। भाभी को माँ के समान पूछते हैं हमेशा। माँ के समान। मेरे खुद के 4 देवर हैं, तो मैं कैसे कहूँ। तो लोगों ने ना इतना हर चीज को कूलनेस के चक्कर में ना इतनी नीचे तक गिरा दिया है कि जिसको उठाना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक दूसरा लेवल है जी, सिचुएशनशिप। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि मैं आपके साथ घूमूंगा भी, फिरूंगा भी, खाऊंगा भी, फिरूंगा भी, फिजिकली इन्वॉल्व भी होऊंगा, बट उस रिलेशन को कोई नाम नहीं दूंगा। और आप क्रेव करते रहोगे कि यार ये सब कर रहा है, आप उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो कोई कमिटमेंट नहीं, बट बाकी सब चीजें हम साथ में कर रहे हैं, रिलेशन को कोई नाम नहीं है। ये बहुत ट्रेंड होते जा रहा है। बेंचिंग, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब नकाब है। रियलिटी एक ही है कि एवरीवन इज जस्ट सीकिंग एंड फुलफिलिंग देयर फिजिकल नीड्स। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे समाज में शुरू से सेक्स टैबू रहा है। सोचो, काम सूत्र हमने लिखा है, लेकिन हमारे ही बच्चों को हम सेक्स एजुकेशन नहीं देते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप एक बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट का नाम भी नहीं बताते, आप खुद सोचो, आपको अपने प्राइवेट पार्ट का नाम 7th-8th क्लास में बुक से पता चलता है। आपके माँ बाप कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी आसपास की चीज बोल देंगे, बट नाम नहीं बोलेंगे। तो वहां से ये चीजें शुरू होती हैं कि फिर ना ये चीज इतनी, अगर आप किसी के घर जाएं और उस घर में जाकर वो कहेगी ये घर का ध्यान आपने रखा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, बस ये ड्रॉर मत छेड़ना, आप पूरा घर भूल जाएंगे। चाहे सोने का बनाओ, आपका ध्यान ड्रॉर पे रहेगा कि इस ड्रॉर में क्या है। सेम थिंग हैपेंड विद सेक्स। क्या हुआ, एकदम से फिर वो रबड़ बैंड की तरह छूटा, तो ऐसा छूटा कि अब वो इतनी जोर से चोट कर रहा है कि हमारी पूरी संस्कृति ध्वस्त हो गई है। वो अब इंसान का विजन जो है वो फिजिकल नीड्स पर आकर सिमट गया है, उससे आगे वो देखे बाद में सोचेंगे। तो ये दिक्कत है। बाकी ये सब नाम है, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ओपन मैरिजेस। आप अगर कॉन्शियसली सोचें तो एक कोर चीज है सेक्स। कोई नाम नहीं लेना चाहता, कोई नाम नहीं लेना चाहता। प्रॉब्लम यही है कि शब्द से ही डरते हैं। सोचो कितना बड़ा टैबू है कि सेक्स शब्द से डरते हैं। लोग चैनल चेंज कर देते हैं। मैं अपने बेटे को बिठा के दिखाती, मेरा बेटा जस्ट 10 साल का है, मैंने उसको पूरा वो जो भी केस हुआ था डॉक्टर का, जो रेप हुआ था, वो पूरा बैठा के दिखाया। देन ही आस्क्ड मम्मा रेप क्या होता है, उसको समझाना।
हमारी माँओं को टाइम ही नहीं होता था गुड टच बैड टच बताने का। हमें बस बुरा फील होता रहा कि यार इसने गलत टच कर दिया, इसने गलत टच कर दिया। हमें पता ही नहीं कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो अब आप किसको दोष देंगे? तो ये पेरेंटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे-जैसे अब देखना, ये ना एक पीक पे आके रुक जाएगा। फिर लोग ना सेक्स से बोर हो जाएँगे। फिर वो प्यार ढूँढते फिरते हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप हो या शादी हो, कुछ टाइम तक तो गुडी-गुडी वाला पीरियड रहता है। उसके बाद मेजरली आप बोर हो जाते हो। आप कितना सेक्स करोगे? आप कितना बात करोगे? आप कितना एक ही इंसान का चेहरा देखोगे? फिर वहाँ पे आता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है? आप कितना एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? वो लोगों की प्रायोरिटी बनना शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं जब वो मिस होना शुरू हो जाता है, मुझे लगता है तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब आप दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो कि मेरा हो गया भाई, 5 साल 6 साल बच्चा पैदा हो गया, अब मैं अपना सिर्फ ऑफिस जाऊंगा, आऊंगा, फोन देखूंगा, सो जाऊंगा। फिर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, या फिर वाइफ अपने गहने, ज्वेलरी और बच्चों में बिजी है और पति से ना बात करना ना कुछ करना। फिर पति सोचता है कि यार मैं कहीं और, मतलब हम हर इंसान वैलिडेशन और रिलेटेबिलिटी तो ढूंढ रहा है कि कोई मुझे सुन ले, कोई मुझे कह दे कि हाँ तुम अच्छे हो। जिस दिन हम खुद से ये कहना शुरू कर देंगे कि हाँ मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, या हम अपने पार्टनर को रोज ये कहना शुरू कर देंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तो वो चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। क्या अगर एक लड़का एक लड़की के लिए अगर पॉजेसिव होता है तो लड़कियों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़की का क्लीवेज दिख रहा है और अगर लड़का टोकता है, सही कर लो, क्लीवेज दिख रहा है, बिंदी लगा लो, आज साड़ी पहन लो, आज तुम साड़ी में अच्छी दिखती हो, आज तुम साड़ी पहन लो, या इस तरह की ड्रेस इस इवेंट के लिए मत पहनो। तो ये जो छोटी छोटी रोका टोकी होती है, वो एक लड़की को अच्छी लगती है, बुरी लगती है? सरकार मूवी थी शायद, उसमें एक ना लाइन थी कि हद से ज्यादा वफादारी और बेवफाई में ना एक बहुत थिन लाइन हो। तो एक तो आपका तरीका कि आप किस तरह से टोक रहे हो, दूसरा कि आप क्या हर रोज और हर चीज पे टोक रहे हो। मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई कहता है कि तुम सूट में अच्छी लगती हो, मैं पहन लूंगी, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि तुम सूट के सिवा कुछ नहीं पहन सकते तो मुझे गलत लगेगा। तो वही वो थिन लाइन होती है कि आपका बात करने का तरीका क्या है और आप किस किस टाइम पर टोक रहे हो। जैसे अगर मैं रिवीलिंग कपड़े पहनती हूँ, मुझे पसंद है और मेरे पति को भी पसंद है और मैं अपने पति के साथ पहन रही हूँ तो वो ठीक है, लेकिन जस्ट टू गेन फॉलोअर्स अगर मैं पहन रही हूँ तो वो गलत है। तो वो आप में और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि वो भी तो अदाएं दिखाकर ही ग्राहक ढूंढती है ना। तो मुझे वही लगता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो और कहाँ पर बोल रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्द तो दुनिया में बहुत है ना, क्यों आपको कुछ अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो सही तरीके से बोले। और क्या लड़कियों को अच्छा लगता है? ये तो फिर वो जनरलाइज हो जाएगा ना, मैं कैसे बताऊं सबके बारे में। मैं अपना बता सकती हूँ। अपना बता दीजिए कि जैसे देखो लड़कियों के साथ दिक्कत क्या, उनको लगता है, आदमियों के साथ दिक्कत एक्चुअली है कि जब भी आदमी ऑफिस से घर आया, ठीक है, औरत उसको बताती है आज ये हुआ वो हुआ, वो प्रॉब्लम बताती है, आदमी सोल्यूशन देता। औरतों को सोल्यूशन हमेशा पता होता है, उनको सोल्यूशन चाहिए नहीं, वो चाहती है सुन लो। और आदमी क्योंकि सोशल एनिमल है, ऑफिस में जाता है, उसका काम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो कहता है मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके रहूंगा। वो कहती मुझे सॉल्व नहीं करानी, मुझे सोल्यूशन प्रॉब्लम ही सुनो, तुम सिर्फ सुनते रहो। मैं तो ये कहती हूँ कि जितना आप फीमेल्स को सुनेंगे ना उतना आपका रिश्ता अच्छा। मतलब यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। हाँ, कोई सोल्यूशन नहीं। सबसे बड़ा क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर क्यों लड़कियां दूसरे लड़कों को बताती, क्योंकि आपने सुना नहीं ना, तो तभी तो किसी और को बताने जा रही है। और लड़कों का ऐसा होता है कि उनको ना एक बार शांति पसंद होते हैं एक्चुअली लड़के, नहीं उनको शांति चाहिए घर पे। वो जैसे ही रिश्ते में आए ना, वो सोचता है अब तो ये मेरी अब कहाँ ही जाएगी, वो एफर्ट करना बंद कर देते हैं। लड़कियों को चाहिए एफर्ट्स, लड़के एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं और सुनना भी बंद कर देते हैं। जब आप सुनेंगे ना उनको, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चाहती है, अब वो एफर्ट डाल देंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट लड़कियां भी तो कहीं ना कहीं ऐसा करती हैं कि अब शादी हो गई, कहाँ जाएगा। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा लड़कों में ज्यादा होती है टेंडेंसी, क्योंकि वो काम करता है ना दिन भर। औरतें आप देखना 90% मैं कहूंगी हमेशा गिफ्ट फीमेल्स ही देती हैं। लड़कियों को गोल्ड डिगर कहा गया है, मैंने आज तक मैरिड वुमेन ऐसी कोई नहीं देखी जिसको गिफ्ट ज्यादा मिले हो, हमेशा वो गिफ्ट देती है। मैं तो बहुत देता हूँ गिफ्ट। अब मैंने ये मतलब वो हो सकता है आपका लेकिन एक्सेप्शन भी हो जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि मैं अपने बर्थडे पे शॉपिंग करने गया हूँ
और पता चला अपना बिल भी मैं ही भर रहा हूँ, वाइफ का भी बिल मैं ही भर के आ रहा हूँ, वाइफ की भी शॉपिंग हो रही है। आपके साथ शादी वो इक्वालिटी के लिए नहीं लड़ रही ना, इसलिए आप भर रहे हैं। नहीं तो लोग जो लड़ रहे हैं तो भरो भाई अपना अपना। मैं तो कहती हूँ जो शादी के बाद भी ये कहती है कि इक्वालिटी इक्वालिटी, भरो फिर अपना अपना बिल। ठीक है, तो मेरी वाइफ क्या कहती है कि मेरा पैसा तो मेरा है ही, आपका पैसा भी मेरा है। वो अपने पैसे को कहाँ लेकर जाती, अब आप उसका भी आपका ही है, क्योंकि फीमेल को इतने टाइम तक काम नहीं करने दिया गया। वो ना थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती है अपने पैसे को लेकर, ये मैंने कमाया है, कोई नई चीज एकदम से आपको मिलती है तो वो इसलिए, अदरवाइज वो कहाँ जाएगी, आप आपसे लेके कहाँ जाएगी, उसके पास है आपके पास है, एक ही बात है। नहीं, बट बोलने को तो होता है। बोलने की बात अलग है, ये हर फीमेल का है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अकेली, मैं भी यही करती हूँ, मेरा तो मेरा ही है देखो। लेकिन सबसे ज्यादा घर का सामान मैं ही ऑर्डर करती हूँ, पैसा नहीं दूंगी मैं, सामान सारा मंगवा दूंगी। तो ये होता है हर फीमेल का, आदमी पैसा दे देता है क्योंकि पैसा इज पावर। और क्या छोटी छोटी बातें जहाँ पे एक रिश्ता अच्छा बनाया जा सकता है? माफ कर देना सबसे बड़ी चीज है, लोग माफ नहीं कर पाते हैं, लोग चीजों को लेकर बैठ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं। ईगो जैसे आपने बोला ना, ईगो एक बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा कि इधर उधर की बहुत सुनते हैं। आप दो लोगों के बीच की जो बात है वो दो लोगों में ठीक हो जानी चाहिए। कोई तीसरा इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली वो पहले अपना फायदा सोचेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम लेकर किसी तीसरे को बताने जाते हैं, एक दूसरे से तो बात नहीं कर रहे, किसी और से बात कर रहे हैं, तो वो तो अपना फायदा देखेगा। वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, उन्होंने एक दूसरे को कितनी बार माफ किया होगा यार। बहुत बार। 60 70 साल ये लोग ये साथ रह गए, उन्होंने कितनी बार माफ किया होगा। हमारे दादा दादी ने कितनी बार माफ किया होगा। उनकी तो पसंद से शादी नहीं हुई थी, तुम तो अपनी पसंद से चुन रहे हो, शादी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी नहीं चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम में है ना, हमारी शायद ईगोज जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। अगर ये सोचना हम शुरू कर दें कि यार निभाना कोई बड़ी चीज नहीं है, निभा लेता है इंसान, जब तक निभाओ तब तक कोई आपका पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं करता या फिर आपको बिल्कुल गला ही घोट दे कि तुम्हें मैं जीने ही नहीं दूँ। मुझे लगता है अदरवाइज हर रिश्ता निभाया जा सकता है अगर आप एक दूसरे से बात करते रहें तो। और आजकल मुझे लगता है वैसे मर्द होने कम हो गए हैं जो औरतों को पीटते थे, हैं अभी भी, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, टायर 2 सिटीज में हैं, बट अगर मोटा मोटा देखें तो बहुत कम हो गए हैं। लेकिन आप सिर्फ इस बात पे कि इसने आज मुझे सूट पहनने को कह दिया तो मैं तो ले रही हूँ भाई तलाक, ये तो मेरे को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देना। इंडिपेंडेंट एक अलग चीज होती है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी जो है हम अगर बैलेंस करना शुरू कर दें, एक दूसरे को वक्त देना। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप तो सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पे, कि 6 बजे हस्बैंड आए, वो अपना फोन लेके बैठ गया और वाइफ अपना इंस्टाग्राम चला रही है, दोनों, बच्चा अपना टीवी देख रहा है, टीवी पे यूट्यूब पे आजकल सब आता है, वो देख रहा है। ना पति को पता है कि वाइफ की जिंदगी में क्या चल रहा है, ना वाइफ को पता है पति की जिंदगी, दोनों को ही नहीं पता बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है। और बच्चा इस चीज का फायदा भी बहुत उठाता है, उसको पता इन दोनों की बन नहीं रही, वो मैनिपुलेट करता है और वहां पर फिर और अगला जो अभी हमारी जनरेशन आएगी वो फिर और गड़बड़ा जाएगी। क्या आज की तारीख में इसलिए भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस, डिवोर्सेस बढ़ गए हैं क्योंकि उन लोगों की इंटीमेसी लाइफ, सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही, क्योंकि सेपरेशन के लिए अगर एक फीमेल कोर्ट में जाके बोल देती है कि मुझे फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाता इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, तो कोर्ट आजकल उसको ग्रांट कर देती है। मतलब ऐसे केसेस होते होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसकी वजह से डिवोर्स बढ़ गए, ऐसा नहीं है। और इसकी वजह से अगर कोई डिवोर्स ले रहा है तो मुझे लगता है उसमें कोई गलती भी नहीं है। अगर किसी की भाई वही नीड है सबसे इम्पोर्टेंट, अब अपनी अपनी वो होती है ना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी की वही नीड है और वो उसके लिए डिवोर्स लेना चाहता है तो ले, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। लेकिन ज्यादातर ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई है इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई है और वो क्राइम नहीं सहती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहती, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई है, फीमेल को अब एक जगह मिल गई है जहां पर वो अपनी आवाज रख सकती, इसलिए वो डिवोर्स ले रही हैं। वो सारी जिंदगी उस जेल में नहीं रहना चाहती जिसमें आप उसको रखना चाह रहे थे। लेकिन सोसाइटी क्योंकि पैट्रियार्कल है और सोशल मीडिया पर लड़के ऑब्वियसली ज्यादा हैं, तो इन चीजों को बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे मलाइका अरोड़ा का तलाक हुआ, अरबाज खान ने सहमति से तलाक लिया है। शादी पहले अरबाज खान ने की, बॉडी शेम, एज शेम किसको किया गया? मलाइका अरोड़ा। चहल और धनश्री के बीच में हमें नहीं पता क्या चल रहा है, 24 घंटे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है धनश्री। तो ये चीजें बहुत गलत हैं, आप उनको वक्त दो ना। हार्दिक पांड्या ने तलाक लिया अपनी वाइफ से, उन्होंने लिखा हमने आपसी सहमति से लिया। आप कौन हो ये जज करने वाले कि उसकी वाइफ ने ही चीट किया है?
हार्दिक नहीं कर सकता जो करण जौहर के शो में बैठकर ये कह गया था कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल देता हूँ आज करके आए। औरत को क्या जज करना बहुत ईजी है। अगर आप किसी भी बढ़ती हुई महिला को रोकना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दो, वहीं रुक जाए। ये सबसे बड़ा हथियार होता है। हम काम क्यों करते हैं? ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले। हमें ये लगा कि सदियों से आदमी पैसा कमा के ला रहा है तो उसको इज्जत मिल रही है, मैं भी पैसा कमाऊंगी तो मुझे भी मिलेगी। उनका मतलब ये होता है ना कि जो ज्यादा बोल रही है, जो मॉडर्न कपड़े पहनकर घर से जा रही है, कैब में बैठकर 9 बजे आ रही है, तो इसके ही कैरेक्टर में खोट होगा। लेट आती है घर पे। यस, तो वो काम करके भी तो आ सकती है ना। आदमी 9 बजे लेट आता है, अगर 9 बजे घर आता है तो उस पर तरस खाया जाता है कि बेचारा काम करके थक के आ रहा है। औरत 9 बजे आती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है कि तुम लेट क्यों आ रही हो। जजमेंट चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, ये इक्वालिटी चाहिए। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट डू यू रियली थिंक कि वो रोड्स सेफ हैं? फिर मैंने वही कहा, अगर आप कुछ लड़कियों को देखें तो वो कहती हैं कि मेरे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। नहीं बहन, तुम्हारे कपड़े छोटे जगह के हिसाब से, ठीक है। आप कपड़े छोटे पहनकर जाओ क्लब में अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसे क्लब में जहाँ पर अच्छे लोग आते हैं, और अच्छे लोगों की तो गारंटी खैर कहीं भी नहीं है। लेकिन वही लड़की अगर रात को 12 बजे अकेली इस वक्त इंडिया में निकल जाएगी और जहाँ पर सिर्फ सुनसान है, तो वो सेफ नहीं है, और ये आपको मानना पड़ेगा। आप एक दिन में पूरे समाज की मानसिकता नहीं बदल सकती कि इसके कपड़े छोटे हैं तो ये रेप के लिए अवेलेबल नहीं है। ये मानसिकता अभी भी है लोगों में, आप ये नहीं बदल सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपके कपड़े समाज के हिसाब से छोटे हैं, आपके हिसाब से छोटे हो ना हो, तो आपको जगह देखकर पहनने चाहिए। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लड़कियां रिझाने के लिए या फिर लड़कों को पटाती हैं, ऐसी भी लड़कियां अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कहती। लेकिन अच्छी लड़कियां भी बहुत हैं, बुरी भी बहुत हैं, अच्छे लड़के भी बहुत हैं, बुरे भी बहुत। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़की ने कैसे कपड़े पहने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आज भी कहीं ना कहीं टायर 1 टायर 2 सिटीज जो हैं हमारे यहाँ, वहां पे क्योंकि आजकल लोग सेक्स के लिए बहुत भूखे हैं, राइट। अब वो रात को ड्रिंक करके आ रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं और अच्छी जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, और जब लड़कियां उनको ऐसी मिलती हैं तो लड़कियां सेफ नहीं है, अवेलेबल समझ लेते हैं वो उनको ना, क्योंकि वो देख ही ये रहे हैं फिल्म में, समाज में जो फिल्में बन रही हैं, देख भी वो वही रहे हैं। इसी कारण से शायद रेप केसेस भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, रेप केसेस भी बढ़ते हैं, और प्लस जैसे आपने रोड सेफ्टी की भी बात कही, तो मैं जयपुर में थी एक बार, अब मैंने तो यही अटायर पहना हुआ था और मैं एक इवेंट से आ रही थी, और मुझे लगा कि ये गलत लोकेशन पे लेकर जा रहा है। हालांकि जयपुर सिटी मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो मैं सेफ नहीं हूँ। हम यहाँ पर बैठकर सेफ्टी की सिर्फ बात कर सकते हैं। तो आज भी लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में, लेकिन उसको हटाकर आप अतुल सुभाष के केस पर ले जाएंगे तो ये गलत है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप विमेन सेफ्टी की बात करो, अतुल सुभाष का केस उठा देते हैं, जैसे ही आप इक्वालिटी की बात करो, किसी और का केस उठा देते हैं। अरे भाई, दोनों चीजें अलग अलग हैं, हर जगह एक्सेप्शंस हैं। एग्जैक्टली, वो एक महिला ने कुछ कर दिया तो ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं सेफ हो गई और सब झूठ बोल रही हैं, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज आई थी कि जो लड़की के घर वाले थे वो 25 लाख रुपए और क्रेटा नहीं दे पाए तो शादी तोड़ दी, दूल्हा आया ही नहीं। वो लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, किस पर भरोसा करेगी, समाज उसी को गलत करेगा। मुझे लगता है माँ बाप भी कहीं ना कहीं दहेज को या नॉर्मलाइज कर रखा है लोगों ने। हाँ, बट अभी भी जैसे अब कुछ कास्ट ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी दहेज इज प्रायोरिटी। हाँ, बहुत जगह। मतलब अगर दहेज नहीं है तो बहुत उस लड़की के माँ बाप को बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता है। जिंदगी भर कह रहा क्या है कि अपनी लड़की की शादी नहीं कर पा रहे हो। लड़के की वैल्यू डिसाइड होती है कई जगह पर आज भी कि इतना कमा रहा है तो इतने लाख आपको देने पड़ेंगे, जो कि बहुत गलत है। फिर तुम एलिमनी को गलत कैसे कह देते हो? अब एक बाप ने 30 लाख रुपए दिए, लड़की 30 साल 20 साल 15 साल तुम्हारे घर रही, तुम्हारा बच्चा पैदा किया, नौकरी तुमने करने नहीं दी, अब वो कहाँ जाएगी? उसका खर्चा पानी कौन देगा अगर तुम उसको डिवोर्स दे देते हो? इसलिए एलिमनी। मुझे लगता है कि वो अगर ढंग की लड़की है, पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कर रही है, नौकरी भी नहीं करने देते ना सर। नहीं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, तो वो अपने आप में एक दहेज है। हाँ, क्योंकि वो कर रही है, घर पे लेके आ रही है, घर भी संभाल रही है, पैसा भी लेके आ रही है घर पे, तो जितना आप दहेज लोगे उससे ज्यादा तो दहेज लेके आ रही है घर पे, और रिकरिंग में मिल रहा है आपको। ये नहीं मानते ना लोग, वो दिखाना भी तो होता है सोसाइटी में कि इतना लेकर आई। आज भी बातें होती है, क्या बात कर रहे हो? मैंने खुद देखा है अपने हरियाणा में, आज भी बातें होती है कि क्या क्या लाई, सोफा लाई, ये लाई, गाड़ी कौन सी लाई, गाड़ी तो
गाड़ी क्यों नहीं ली, सरकारी नौकरी लगा हुआ था तुम्हारा लड़का, इंजीनियर है तुम्हारा लड़का, गाड़ी क्यों नहीं लिया? अरे नहीं ली भाई, नहीं चाहिए थी। क्यों लड़का नहीं कमा सकता? कमा रहा है ना, और गाड़ी गाड़ी खरीद नहीं भी ले सकता है, बिल्कुल खरीद सकता तो फिर दहेज की क्यों वेट बस करना है? भीख मांगने की आदत होती है लोग तो ये है, समाज बदलेगा धीरे धीरे। प्रॉब्लम ये है कि हमने सोशल मीडिया को समाज समझ लिया। समाज सोशल मीडिया से बहुत अलग है। जो सोशल मीडिया पर लड़का लड़की एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उनको लगता है कि हर लड़की बुरी है, कोई भरोसे लायक नहीं। लड़कियों को लगता है हर लड़का बुरा है, कोई भरोसे लायक नहीं। नहीं है भाई, हम भी आराम से जी रहे हैं ना, हम आप और भी हमारे जैसे लाखों हैं। मेरे पति हैं जिनको सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं। वो किसी की प्रोफाइल पे जाके कमेंट नहीं कर रहे, किसी को ट्रोल नहीं कर रहे। अच्छे लड़के भी हैं। तो सोशल मीडिया के कमेंट्स को थोड़ा सीरियसली लेना अगर हम कम कर देंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। हमारा 24 घंटे फ़ोकस यही रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या देख रहे हैं। अभी वो बेचारी वो लड़की कुंभ में, मोनालिसा। एग्ज़ैक्टली। वो भाई साहब, कमा नहीं पाई पैसा, अल्टीमेटली उसके फादर ने उसको घर पे भेजना घर पे पड़ा भेज उसको। दिया, तो कितनी गलत है। ये किसकी गलती है? वो यूट्यूबर सिर्फ़ कुछ व्यूज़ के लिए वो बेचारी को परेशान करके रख दिया। उसको आखिरकार घर लौट कर आना पड़ा। किसी भी चीज़ को इतना हाइप दे देंगे। वड़ा पाव गर्ल जो थी, उसको इतना हाइप दे दिया, इतना हाइप दे दिया। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? फिर वो मोनालिसा को, फिर वो आईआईटी वाले आईआईटी बाबा, बाबा को वो सब कुछ व्यूज़ के लिए आप कर रहे हो। फिर क्या होता है, जैसे आपको चाँद दूर से सुंदर लगता है ना? हम बचपन में भी चाँद बनाते थे, बिल्कुल सफ़ेद बनाते थे। हमने कभी गड्ढे और दाग नहीं बनाए, क्योंकि हमने उसको उतनी करीब से देखा ही नहीं। जैसे ही आप उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाते जाते हो तो आपको उसकी सच्चाई दिखने लगती है। वो जो वड़ा पाव गर्ल थी, वो अल्टीमेटली नाटक कर रही थी, रो रही थी, फिर लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर मोनालिसा ने गुस्से में आकर फ़ोन फेंका। क्या करेगी वो बेचारी, उसको उसके सर पे चढ़ गए तुम वो 50-100 रुपए का धंधा करने गई थी कि 2 मालाएँ बिक जाएँ, 4 मालाएँ बिक जाएँ, तुमने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी। अब अल्टीमेटली उसको अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई उठा लेता है, तो फिर तुम कहोगे कि देखो हमारे कैसे? कारण उड़ गई। हमारे कारण ही ट्रोल भी करोगे कि इसमें तो टैलेंट नहीं है, इसमें तो वो नहीं है। अल्टीमेटली सब कुछ तो व्यूज़ पे चल रहा है, तुमको फिर टैलेंट क्यों देखना है? तो ऐसे ही वो आईआईटी वाले बाबा वो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान भगवान हूँ, मैंने अपने माता-पिता को श्राप श्राप दिया दिया है। वो इतनी अच्छी-अच्छी बातें करता था, इतनी अच्छी-अच्छी बातें उसने शुरू में, जो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना। अब तुम उसके बिल्कुल घुस जाओगे भाई, जैसा तुम सवाल पूछोगे फिर वो, उसको भी मज़ा आ रहा है, वो वैसे ही जवाब दे रहा है। बेवकूफ़ बना रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बट आईआईटी फिर फोटोग्राफी वही, से वही, फिर वही। स्पिरिचुअलिटी। तो लोग लोग ना पूरा दायरा सिमट के रह गया, सोशल मीडिया, व्यूज और लाइक्स। ओपन मैरिज में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के कमिटेड नहीं है, दे आर इन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप का नाम दे दिया है, बट बहुत वेग भाषा में कहूँ तो दोनों ओपन है एक दूसरे के साथ, या और कहीं जाके मुंह मारने के लिए। फीमेल भी कहीं जा सकती है और मेल भी कहीं जा सकता है, कोई रोका टोकी नहीं है दोनों की। डू यू रियली थिंक हमारा समाज, आजकल के रिश्ते कुछ ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? पूरा ही गलत है ये तो। जैसे आपने बोला फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जो चीज जिसमें बेनिफिट्स है वो फ्रेंडशिप नहीं है। आपने कहा ओपन मैरिज, जो ओपन है वो मैरिज ही नहीं है। मैरिज तो ये होता है ना, दो लोग एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं। नहीं है तो भाई तलाक ले लो, ड्रामा क्यों कर रहे हो शादी का? तो वो शादी है ही नहीं एक्चुअली, वो धंधा है, वो बिजनेस। वो दुनिया पे सोशल सर्कल में कूल दिखाने के लिए या बहुत लवी-डवी दिखाने के लिए शादियाँ, कि भई हाँ, हम एक साथ पार्टी में आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एक साथ घर जा रहे हैं, एक साथ घर से आ रहे हैं। वो सिर्फ़ सोशल सर्कल में दिखाने के लिए एक शादी है। सो दिस इज़ प्योरली बिज़नेस। दिस इज़ नॉट मैरिज। प्लीज़ इस चीज़ को मैरिज का नाम देना बंद कीजिए, क्योंकि शादी के वक़्त हम वचन लेते हैं, मैरिज का फेरे नाम लेते हैं। खराब कर रहे हैं ये। हाँ, फेरे लेते हैं ना हाँ, हम, उस हाँ। टाइम पे हम वचन देते हैं ना वचन एक देते हैं, दूसरे साथ को। वचन देते हैं। अगर आप वो वचन नहीं निभा रहे हैं, तो आपने चाहे पेपर पर डिवोर्स लिया है या नहीं लिया, आप शादी के बंधन में नहीं हैं, है ना? तो उसको शादी का नाम देना बंद कर देना चाहिए। ओपन मैरिज नहीं है वो, दैट इज़ ओपन बिज़नेस। आप बिज़नेस कर रहे हो, और किस तुच्छ चीज़ के लिए कर रहे हो? सेक्स के लिए कर रहे हो। बिल्कुल ही सोसाइटी को नीचे गिराने के, पाताल में ही चली गई है सोसाइटी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सोसाइटी को, लड़कों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे हम इसको कंक्लूड कर सकें? मुझे मतलब स्पेशली लड़कों को तो मैं यही कहूँगी कि इतना टॉक्सिक नहीं होना है। इतना इतना कुछ सीरियस नहीं चल रहा है दुनिया में कि सारी लड़कियाँ तुम्हें खा जाएँगी। और लड़कियों को भी ये कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर आइए, रियलिटी में जाइए, लोगों से मिलिए, किताबें पढ़िए, बात कीजिए, अपने परिवार को जानिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक रील डाली थी कि मैंने जब स्त्री लिखा तो लिखी गई परेशानियाँ, उन पर हुए अत्याचार, बेबसी और बलात्कार। लेकिन जब पुरुष लिखा गया
तो लिखी गई जिम्मेदारी परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि हमने पुरुष को अभी तक जाना ही नहीं। हमने पुरुष का केवल साहित्यिक निर्माण किया है, ठीक वैसा जैसा हम करना चाहते थे। क्योंकि जब एक संवेदनशील पुरुष भी कलम उठाता है तो वो स्त्री को मुख्य किरदार पाता है और सजा देता है उसे अपनी संवेदनाओं से, क्योंकि उसे डर लगता है कि ये जो जमाना है ये उस पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा कि पुरुष भी संवेदनशील होते हैं। लड़कों को इतना डर लगता है इमोशनल होने से या इमोशंस दिखाने से। हालांकि आजकल चीजें काफी चेंज हुई हैं। जब मैं ये लिखती हूँ तो लड़कों के बहुत पॉजिटिव कमेंट, एक भी कमेंट किसी भी लड़की का नेगेटिव नहीं आता। लेकिन एज सून एज आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विमेन, लड़के मुझे गालियां देने लग जाते हैं कमेंट्स में। लड़कियां बेचारी वहां भी कुछ नहीं कहती। तो मुझे ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है, मैं खुद 37 साल की हो गई, मैंने भी दुनिया देखी है, मेरे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने अपने आसपास लोग देखे, मैं लोगों से मिली हूँ, बातें की हैं, तो मैं किसी आधार पर बोल रही हूँ। मैं सिर्फ सोशल मीडिया को आधार बना के नहीं बोल रही हूँ। तो इसीलिए बाहर निकलिए, दुनिया घूमिए, इतना बड़ा देश है हमारा, उसी में घूम लीजिए। आपको ऐसी ऐसी सच्चाइयां पता चलेंगी जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे यार, मैं ये कहाँ जी रहा था। तो ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया वैसी होती जैसे हम होते हैं। अगर आपको दुनिया बुरी लग रही है तो इट मीन्स आप में कुछ बुराइयां। आपने एक आरजे देखी होगी अभी, जिन्होंने खुद को हैंग कर लिया, गुड़गांव की ही है आरजे सिमरन। तो आपको ना कभी कभी पता नहीं होता कि लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं। आप बस उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर सोच रहे हैं कि सब सही चल रहा है। तो झूठी मुस्कान के पीछे न जाने किसने कितने आंसू छुपाए हैं। चमचमाती कामयाबियों की आड़ में कौन जाने कितने गहरे काले साए। और रातों को जागने की वजह महज इश्क नहीं, रातों को जागने की वजह महज इश्क नहीं, नींद से वो भी डरते हैं जिन्होंने पलकों में सपनों के शहर बसाए हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लिखने वालों का ना दिल टूटता है तभी लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बचपन से लिखती हूँ, मतलब मुझे शुरू से ही इमोशंस बहुत समझ आते थे। और कुछ चीजें थी, जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पाते हैं कुछ चीजों के लिए। कुछ चीजें थी ऐसी जो मुझे लगता था कि यार ये मैं शायद कह नहीं पाऊंगी, तो मैं लिख देती हूँ। तो उतनी क्लोजली मैंने इमोशंस को बचपन में ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैंने कुछ टाइम तक लिखा, तो 2007 में मेरे पापा को मेरी डायरी मिल गई। हरियाणा, लड़की, राइटर, मतलब सब कुछ ही ऑपोजिट था। तो वो कहते कि मैंने तुम्हें मेडिकल साइंस दिलाई है, तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम ये क्या कर रही हो। तो उनको एक्चुअली ये पता नहीं चला कि वो डायरी मेरी है। मैं नाम नहीं लिखती थी डायरी पे। तो मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया, मैं चंडीगढ़ में थी, तुम्हारी डायरी फंस गई है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने वो डायरी जला दी। फिर उनको पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा भी, तो मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर होता ना कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है। जब मेरी शादी हुई, शादी के 1 साल बाद मेरा मिसकैरेज हुआ और वो मिसकैरेज इतना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। लोग कहते हैं ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता, 3 ही महीने का तो था। आपको नहीं पता, जिस वक्त एक वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर 2 लाइनें आती है ना, बहुत इमोशनल फीलिंग होती है। नाम से लेकर हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। मुझे ऐसा लगा है कि यार दुनिया ही खत्म हो गई, ये क्या हुआ। और उसके बावजूद भी वो हुआ, मेरे साथ हुआ। मुझ पर ही इल्जाम लगा कि तुमने शायद खुद से केयर नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो गया। तो वो एक बहुत डिप्रेसिंग फेज था मेरे लिए। उससे निकलने के लिए मैंने फिर दोबारा लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने कभी बंद नहीं किया। तो क्या लिखना है अपने इमोशंस को निकालने का बहुत अच्छा तरीका है? बहुत अच्छा तरीका है। मैं ये कहती हूँ कि आप कविता मत लिखिए, कहानी मत लिखिए, आप जस्ट वो लिख दीजिए जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके मन में चल रहा है। आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जब वो पन्नों पर उतर जाएंगी, पहली बात तो आपका दिल खाली हो जाएगा। दूसरा, आप ये देखेंगे कि तुच्छ चीज थी जिसको मैं दिल में लेकर बैठा हूँ, कुछ भी तो नहीं। देखा जाए तो हर चीज एक वो होती है ना, स्नोफ्लेक्स जैसी है। हर चीज बहुत लाइट है। हम अपने दिमाग में ओवरथिंक कर करके उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी इसी एक इंसिडेंट के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर आप अपने दुखों को भी देखें और उनको लेकर आगे बढ़ते रहें, तो एक वक्त के बाद जाकर आपको समझ में आएगा कि आप आज जो बने हैं उसमें आपके दुखों का कितना बड़ा हाथ है। यू शुड बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम। तो मेडिकल बीएससी किया, फिर ये आर्ट्स की तरफ रुझाव कैसे? बचपन से लिखती थी मैं, लेकिन वो पढ़ना तो पड़ता था ना पेरेंट्स की खुशी के लिए।
तो मैं पढ़ी, मैंने इवन जॉनसन एंड जॉनसन्स में एज़ अ फार्मासिस्ट भी जॉब किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद वहाँ पे फार्मास्यूटिकल नहीं थी, तो मैंने अकाउंट्स सीखा। कैन यू बिलीव? अकाउंट्स सीख के मैंने अकाउंट्स में कुछ दिन काम किया। फिर वहाँ से जब मिसकैरेज हुआ, वहाँ से जॉब छोड़ी तो सबने बोला कि टीचिंग इज़ बेटर, टीचिंग इज़ बेटर। तो मैं एक अकाउंट्स की ही जॉब के लिए कॉलेज में इंटरव्यू देने गई। तो वहाँ के जो डीन थे, नाउ ही इज़ नो मोर, ज़हीर था उनका नाम। उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप टीचिंग क्यों नहीं कर लेती? मैंने कहा मुझे टीचिंग बहुत थकी हुई जॉब लगती है। उन्होंने कहा आपको एक मैजिकल वो बताता हूँ टीचिंग का क्या होता है। कहते टीचिंग ना आपको हील करती है। मैंने कहा कैसे? कहते वो आपको बूढ़ा नहीं होने देती। मैंने कहा हाउ? कहते क्योंकि आप हमेशा यंगर जनरेशन के बीच में रहते हैं, और जो इंसान यंगर जनरेशन के बीच में रहता है ना बेटा, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और मुझे वो बात इतनी सही लगी कि मैंने फिर एमबीए किया और फिर मैंने बीबीए को पढ़ाना शुरू किया। ओके। हाँ जी। लेकिन मैं राइटिंग थोड़ी बहुत साथ-साथ करती थी। मैंने उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं बनाया था, बट फिर इंस्टाग्राम आया तो मैंने उसपे पोस्ट करना शुरू किया और चल ही रहा है। पिछले 10 सालों में आर्ट के फॉर्म्स कैसे चेंज हो गए? बहुत, बहुत चेंज। जैसे कॉमेडी जो होती थी पहले, वो आप देखते थे कि एक इंसिडेंट को उठाया जाता था, अपना मज़ाक बनाया जाता था। कपिल शर्मा को आपने देखा होगा। अब एक्चुअली ट्रोलिंग को लोग कॉमेडी कहने लगे हैं। मतलब कोई भीड़ में बैठा है, उसका मज़ाक बना दिया, उसके नाम का मज़ाक बना दिया। आप कभी इमोशन को देखते हो कि उसके माँ-बाप ने कितने इमोशन से नाम रखा होगा उसे? या जिस भी जॉब में वो है, उसने वो कितनी मुश्किल से हासिल की होगी। मतलब डार्क कॉमेडी कह देते हैं फिर उसको, बट आपको नहीं पता ना यार, वो आपके लिए कॉमेडी है, वो किसी के लिए कितना बड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट हो सकता है। गालियाँ देना, मज़ाक उड़ा देना किसी माँ का बहन की एकदम, बिल्कुल। मतलब जो हुँ। कॉमेडी शोज़ होते हैं आजकल, हाँ, और स्टैंड अप डबल कॉमेडीज़। मीनिंग बातें या हुँ। फिर बिल्कुल मतलब निचले ही स्तर पे चले जाना, या फिर आप पोएट्री को देखें तो पोएट्री में सिर्फ यही चल रहा है कि मैंने लाल रंग का दुपट्टा पहना था, उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी, ये पोएट्री हो गई। पोएट्री या कॉमेडी या कोई भी आर्ट फॉर्म किसी बड़ी ट्रेजेडी को हल्के से आसान शब्दों में दुनिया के कानों तक पहुंचा देने का नाम था। कोई भी पोएट्री, कोई भी कॉमेडी क्यों की जाती थी कि जो सच है इस समाज का, वो धीरे से समाज के बीच में चला जाए और लोग उस पर सोचें। लेकिन अभी तो सोचने वाला कोई कुछ लिख ही नहीं रहा है। मैंने एक कविता लिखी थी विरासत कि हम किस ओर जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। दृष्टिहीन हो गए हैं, दिशाएं खो गई। ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। लाखों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, बड़े शान से बताते हैं, लेकिन दर्द में हो तो एक कंधे को तरस जाते हैं। जानवरों के लिए अभियान चलाते हैं, लड़की अकेली मिल जाए तो नोच खाते हैं। मानसिकता पर हर रोज कैंची चल रही है, लेकिन मोलेस्टेशन का कारण लड़की के छोटे कपड़े बताते हैं। हवा में धुआं है, खाने में जहर है, नसों में खून की जगह नशे का कहर। जंगल काटकर अखबार छाप रहे हैं, और हर रोज हर सुबह उसी अखबार में जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है, और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश गंदा हो रहा है। दुनिया में सबसे आयरनी देखिए आप, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की है, और हम सेक्स एजुकेशन देने में आज भी घबराते हैं। अंग्रेजी के रैप के 400 शब्द एमिनेम यूं हम 1 मिनट में गाते हैं, लेकिन अफसोस हिंदी में बात करते करते क्या कहते हैं यार उसको, अक्षर भूल। तो अब सोचो आप इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे। तो कलाकार, जब मैं शब्द बोलती हूँ तो मेरा ये मानना है कि जो समाज के आने वाले कल को आकार दे, आज की त्रुटियों को लिखे, आज की गलतियों को लिखे। लोग अभी बहुत डर गए हैं ट्रोलिंग से कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा। तो भाई हो जाना, क्या दिक्कत है? अगर तेरे एक की बली से लाखों लोग बच रहे हैं, दिक्कत नहीं होनी। आर्टिस्ट सबसे बड़ा समाज सुधारक होता था, आर्टिस्ट सबसे बड़ा योद्धा होता था। मेरी इस किताब में भी एक कविता है कि जब लोग लड़ रहे होंगे धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, जब लोग मार रहे होंगे एक दूसरे को काली चमड़ी की पहचान पर, उस वक्त, ठीक उस वक्त हम उस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम तलवार उठाएंगे, कलम की, और बताएंगे सच। क्योंकि कलम ही आज तक आपने जो कुछ सीखा है कहाँ से सीखा? किताबों से। कौन लिख कर गया? जो लिखा गया वही सच था। आपकी माँ ने, आपके पिता ने आपको कहानियां सुनाई, इन्होंने कहाँ से सीखी? कहीं किताब में पढ़ी। तो जो लिखा जाएगा ना, वही आपका सच बन जाएगा।
तो मेरा ऐसा मानना है कि तो आप सच लिखिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को आपका सच पता चले। बट सोशल मीडिया आपको नहीं लगता कि आर्टिस्ट की एक आर्ट का ट्रेंड चेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा, वही ना, ट्रेंडिंग होने के, रिलेटेबल होने के। अब जो मैंने कविताएं आपको सुनाई, ये वायरल नहीं होती, ये वायरल नहीं होती, नहीं चाहिए भाई क्योंकि मुझे इसमें वायरल आपने कुछ ऐसी चीज नहीं बोली जो रिलेटेबल लोगों नहीं हूँ को ना मैं। यू नो हाँ, हर्ट कर जाए, कि उनका उनको ईगो हिला दे। उनको वैलिडेट कर जाए, उनसे रिलेटेबल हो जाए। अरे मेरी मेरी दिक्कत थोड़ी है, मेरी दिक्कत थोड़ी है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि प्रॉब्लम सबको पता है कि क्या है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इतना पैसा कमा लें कि हमें हमें वो प्रॉब्लम ना आए। हम समाज नहीं सुधारते, हम बस इतने अमीर हो जाते हैं कि हम उस समाज की जो प्रॉब्लम है उससे दूर रहें। तो ऐसी कुछ कविताएं हैं मेरी, जिसमें से एक है कि लिखना बहुत आसान है, जब लिखने हो अपने दर्द, दुख, तकलीफें या सपने, बड़ी ही खूबसूरती से लिख लेते हैं हम गम अपने अपने। पर बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना जब हमें लिखनी हो किसी की भूख, या किसी एसी के कमरे में बैठकर किसी किसान के नंगे बदन पर पड़ती धूप। तो ये चीजें हम क्यों लिखें? मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं नहीं लिखूंगी। और ना ही सोशल मीडिया पर वो बेचारा किसान है जिसके लिए मैं लिख रही हूँ, तो रिलेटेबल नहीं। ये आपने बुक लिखी, जी, कुछ अपनी बुक के बारे में बता पाएंगे लोगों को? मैंने इसका टाइटल लिखा है लड़के रोते नहीं। इसमें क्योंकि कुछ कविताएं हैं जैसे जो लड़कों के लिए ही हैं। एक तो मैंने आपको सुनाया कि पुरुष लिखना, एक लड़के रोते नहीं सुनाई। एक कविता है इसमें बेटे भी विदा होते हैं, क्योंकि जब आप देखें कि बेटियां विदा होती हैं तो पूरा मोहल्ला रोता है ना, शादी करके जाती हैं। बेटा जब घर से निकलता है तो वो खुद भी नहीं रो पाता। तो मैंने उस पे एक कविता लिखी थी, एक कविता लिखी थी घर। ये बुक अमेज़न पे है? हाँ जी, अमेज़न पे है। हम इस बुक की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। और मैम थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे बुलाने पे आईं। इतनी वैल्यूएबल बातें, इतनी डेंस बातें, इतनी सीरियस बातें आपने हमारे साथ की। मुझे नहीं लगता कि हर किसी की इतनी हिम्मत होती है कि कैमरे पे आके, माइक पे आके वहाँ ऐसी बातें बोल पाएँ जो बातें बाहर जाने वाली हैं। राइट? सो आई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके क्वेश्चंस भी बहुत वैलिड थे और ऐसे सवाल जनरली पूछे नहीं जाते, लोग हिचकिचा जाते हैं। और धन्यवाद कि आपने ऐसे सवाल पूछे जो सब लोगों को सुनने चाहिए और जानने चाहिए।